हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के 2021 के पीवाईक्यूज़ के बारे में। हम लोग लगातार पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग 2021 के पीवाईक्यूज़ 11th के ख़त्म कर रहे हैं और हम लोग 12th पे भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ लगातार आते रहेंगे, बस पढ़ते रहना यार अच्छे से, और तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, वही हम लोग हमेशा करते हैं। और तुम्हें पीवाईक्यू मिल कहाँ पे रहे हैं सारे, मिलने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा dextercam.in पे, वहाँ /courses में जाके पीवाईक्यू सेक्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें 21, 22, 23, 24 सबके पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे। और मैं धीरे धीरे और बाकी भी अपलोड करता ही रहूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो स्ट्रेट अवे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कंसीडर द एलिमेंट्स Mg, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि अगर हम इसे एक लाइन में लिखना शुरू कर दो, ठीक है, कि क्या क्या लिखे हम लोग, जैसे लिखे हैं क्या कि मैग्नीशियम से शुरू कर लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये पीरियड है, और कौन सा पीरियड है? ये थर्ड पीरियड है। यही है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हमें पता है। अब हमें इन्हें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द आयनाइजेशन एनर्जी increases but not straight और डायरेक्टली, मतलब स्ट्रेट तरीके से नहीं बढ़ रही है। हम लोगों को क्या क्या देखना होगा? वी नीड टू कंसीडर टू फैक्टर्स, हमें दो फैक्टर्स देखने होंगे। क्या देखते हैं हम लोग? टू फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड, टू फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड। क्या क्या देखने हैं हमें? देखना है क्या? पहला फैक्टर कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो रिलेटिवली पड़ोस वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगी। तो लिख लेते हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दोज एलिमेंट्स विल बी मोर which are having these two factors। ठीक है, तो अब क्या करें? तो हम लोग अब क्या करें? हम लोग मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ar3s2। एल्यूमिनियम का क्या जाएगा? Ar लिख दिया मैंने। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? नियॉन होगा, नियॉन 3s2 और 3p1। फिर सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2 3p2। फॉस्फोरस का हो जाएगा नियॉन 3s2 3p3। और इसी तरह से सल्फर का हो जाएगा क्या? नियॉन 3s2 और 3p4। तो देखो, ये फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। ये हाफ फील्ड है, तो इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? तो ऑर्डर क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्डर क्या लिखेंगे? सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? सबसे कम होगी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, क्योंकि वो फिली फिल्ड है। फिर उसके बाद आ जाएगी एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद सल्फर आ जाएगा, और ये फॉस्फोरस आ जाएगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है। और लेफ्ट टू राइट भी चलते जाना है, करस्पॉन्डिंगली देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है, मैं ये नहीं कतई कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर इसका आ जाएगा ए। ठीक है, सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मिलाना है। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया और हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। अब देखो,
इसे अगर ध्यान से देखो तो ये फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, और ये दोनों नाइदर हाफ नाइदर फुल्ली है। तो अगर हम इसे लिख लें तो इसमें तो 3 5 है, तो ये बोरॉन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन हो गया, और इसमें 4 हैं तो ये बेरिलियम हो गया। तो बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज़्यादा होगी? तो सबसे कम हो जाएगी किसकी? बोरॉन की। बोरॉन के बाद आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन का आ गया आंसर 4। ठीक। बोरॉन का क्या आ जाएगा? बोरॉन का आ जाएगा सबसे कम आ गया 1। ऑक्सीजन का, बोरॉन के बाद आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम की आ जाएगी ये, और फिर ये हो गया। हम लोगों ने ऑर्डर तो पहले लिख लिया, अब मैच करा दो तो आंसर अगर मैच कराओगे तो फर्स्ट का 2 आ जाएगा, थर्ड बी का थर्ड आ जाएगा, सी का 4th आ जाएगा और डी का 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका ए आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। भाई सिंपल बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो ज़्यादा दिमाग लाने से बेहतर है कि हम क्या कर लें, हम उसका डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लें और बात खत्म हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड विद एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली 33 53 एंड 83। तो 33 एटॉमिक नंबर अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद है तो बच्चा लोग आर्सेनिक है, 53 जेनॉन से पहले आ रहा है यानी कि आयोडीन है, और 83 है बिस्मथ। अगर तुमने ये गैस कर लिया तो सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक्स क्या है? एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्स मेटलॉइड हो जाएगा क्योंकि बीच में आ रहा है। आयोडीन क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। और बी क्या है? मेटल। बी आई क्या है? मेटल। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ये मेटलॉइड हो गया क्योंकि बीच में, और ये तो नॉन मेटल है, ये तो पक्का ही है, और ये मेटल है। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं यार। ज़्यादातर क्वेश्चन देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। अब क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द एनर्जी वैल्यूज गिवन बिलो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड में जंप लिखा है, और इसमें देखो जंप। अब एक्स में जंप देखो, पहली आयनाइजेशन एनर्जी तो आसानी से निकली, कम निकली, और सेकंड की ज़्यादा निकली। तो यानी कि पहले में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और दूसरे से, और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है और सेकंड में लार्ज जंप है। यहाँ पे क्या आ गया? जंप आ गया। तो इसमें जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सब कितने आ गए? 1 आ गए। तो 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्स में किसमें है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल सोडियम में है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? इसमें तो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें सोडियम जज करना था कि एक्स सोडियम है, उसी से आंसर हमारा निकल आएगा। जब भी आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी आयनाइजेशन एनर्जी के बाद क्या आता है? सडन जंप आता है। अगर किसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अगर मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 आयनाइजेशन एनर्जी के बाद उसमें सडन जंप ऑब्जर्व होगा, और यहीं से हम सवालों को पकड़ के लगा पाते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फिर से आयनाइजेशन का ही क्वेश्चन हमें कहना, आयनाइजेशन के ही क्वेश्चन ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है किससे? एक्स से एंड वाई से। ठीक है। बट हायर देन जेड है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड के बारे में बताना हमें। ठीक है। अब देखो कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किससे होगी? जेड से ज़्यादा होगी। तो जेड को सोडियम टाइप का कुछ होना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन तो हो नहीं सकता, तो 3 में सोडियम है, तो जेड सोडियम हो गया। और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एक्स और वाई से, और एक्स और वाई में भी हमें एक्स और वाई में नहीं पता है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है? आर्गन हो जाए क्या? वाई। आर्गन क्या हो जाए? वाई। और एक्स क्या हो जाए? एक्स हो जाए हमारा क्लोरीन। ठीक, मतलब एक्स हो जाए आर्गन, वाई हो जाए क्लोरीन, और जेड हो जाए क्या हमारा? सोडियम। सोडियम से ही पकड़ के करेंगे, और फिर देखेंगे कि एक्स और वाई में। अब देखो आर्गन के साथ लिथियम सोडियम तो ले नहीं सकते, क्लोरीन और लिथियम भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है, और इसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि हमने क्या किया कि जेड की आयनाइजेशन एनर्जी कम है किससे? मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम से कम किसकी है? सोडियम की। और मैग्नीशियम से ज़्यादा किसकी होगी? आर्गन और क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो आर्गन और क्लोरीन वाला ऑप्शन हमने मार्क कर दिया। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यूज पूछ रहा है हमसे। किसकी? एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
ऑफ द हेलोजन सेटिस्फाई। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एब्सोल्यूट किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से। यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चलेगा। और इसमें फैक्टर क्या आता है कि क्लोरीन का साइज लार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना फार मोर ईजियर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग tendencies is much higher, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। अब अगर तुम्हें ये सोच रहे हो कि सर अगर केवल साइज ही देख रहे हो तो ब्रोमीन में ज़्यादा होना चाहिए यानी आयोडीन में उससे ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन भाई बात सोचो कि तुम्हें किसी गेस्ट को बुलाना है, सिंपल समझना मेरी बात, किसी गेस्ट को बुलाना है और तुम्हारा घर छोटा है तो तुम चाहोगे ना कि गेस्ट ज़्यादा दिन नहीं रुके चला जाए भाई। लेकिन अगर घर ऑप्टिमम बड़ा है, मान लो कि अगर तुम 2 लोग रहते हो या 3 लोग रहते हो और 4 BHK फ्लैट है, तो तुम कहोगे एक अगर गेस्ट रूम में कोई आ भी जा रहा है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम गेस्ट को कैटर भी कर पाओगे, उसे होस्टिंग भी कर पाओगे अच्छे से, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गेस्ट रहने की कोशिश करेगा, सब खुशी खुशी रहोगे। लेकिन मान लो अगर तुम राष्ट्रपति भवन में रहने लगो जाके, जहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, तो गेस्ट कहीं और रह रहा होगा, तुम कहीं और रह रहे होगे, तो होस्ट क्या हो जाएंगे हम लोग? खराब। जैसे ही होस्ट तुम खराब हुए वैसे ही सब बात गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही होस्ट खराब हुए वैसे ही बात गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। जब हम दूरी बहुत हो जाएगी तो हमारा होल्ड नहीं रह जाएगा ना होस्ट पे, होस्ट कहीं घूम रहा होगा, हम कहीं होंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर बी आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है? देखो पीरियोडिक के क्वेश्चन है ज़्यादातर तो थ्योरेटिकली होंगे। द सेट ऑफ एलिमेंट दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेट, ठीक है। तो बोरॉन और सिलिकॉन का क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप है। लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप है। लिख लो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ पे लिख लो क्या? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का सल्फर और ऑक्सीजन का किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है। तो किसके साथ नहीं है रिलेशनशिप? ऑड वन आउट कर देते हैं। तो ऑड वन आउट में कौन निकल गया? लिथियम और सोडियम निकल गया आसानी से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज दिस। तो Na+ की रेडियस हमें कितनी दे रखी है? Na+ की रेडियस हमें दे रखी है 1.02 एंगस्ट्रॉम। और Mg2+ और Mg3+ की हमें रेडियस पूछी है। Mg2+ और Al+3 की हमसे रेडियस पूछी है। तो देखो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतनी रेडियस छोटी होती है। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या? ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, greater the positive charge, smaller will be the radius, greater the positive charge, smaller will be the radius। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। अब तो Mg2+ की रेडियस किससे कम होगी? तो Na+ की रेडियस सबसे ज़्यादा आएगी, फिर Mg2+ की आएगी और फिर Al+3 की आएगी। तो ऐसे ही नंबर देख लो यार कि Al+3 की सबसे छोटी आ जाए। तो जब तुम ऐसे देखोगे तो ऑप्शन सी तुम्हें दिखाई देगा कि 0.72 और 0.54 आ रही है। बाकी में देखो एल्यूमिनियम की बढ़ती हुई दिख रही है ना। और ये इसलिए नहीं हो पाएगा कि इसमें, क्योंकि Mg2+ की बढ़ा दी रेडियस। तो लॉजिकल रीजनिंग से सवाल हो जा रहा है। फिर से वही सवाल आ गया, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो मैं डायरेक्टली मार्क कर दूं कि इसमें क्या लिखेंगे कि Mg, Al, फॉस्फोरस और सल्फर में हमें लिखना है। तो Al की सबसे कम होगी, फिर मैग्नीशियम की, फिर सल्फर की और फिर फॉस्फोरस की, क्योंकि ये कैसा है? फुल्ली फिल्ड है और ये कैसा है? हाफ फिल्ड है। ये तो आसान सवाल है, अभी पूरा ऊपर इतना सारा एक्सप्लेन किया था, वही वाला है सवाल, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला, अभी हम लोगों ने लिखा था क्या कि अगर हम साइज की बात करें, साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज increases on moving from
top to bottom in a group and it decreases with increase in पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से कम होता है। तो सोडियम और पोटेशियम में कौन बड़ा है? पोटेशियम बड़ा है। ठीक, और सोडियम और मैग्नीशियम में अगर कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? सोडियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करोगे तो सोडियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम 2+ छोटा होगा और सबसे छोटा कौन होगा? एल्यूमिनियम 3+ होगा। तो आंसर एल्यूमिनियम 3+ सबसे छोटा आ गया, फिर मैग्नीशियम आ गया, फिर सोडियम आ गया और फिर पोटेशियम आ गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप काम कर रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली बात काम कर रही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा था आयनिक रेडियस ऑफ F- एंड F2- आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस व्हाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N3-। अब N3- पे जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे आयनिक साइज बढ़ता जाएगा। तो लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं क्या कि एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज द आयनिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, तो क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट फॉर N3-। N3- क्या होगा? N3- बिगर होगा किससे? O2- और दोनों से ही, क्योंकि N3- पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर O2- का होगा और फिर F- का होगा। और वो दिख भी रहा है कि F- का देखो 0.33 है, 1.33, और O2- का 1.4 है। ठीक है, तो आंसर सी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर D.I. मेंडलीव इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। ही ऑथर्ड द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो फैक्चुअल बात है यार, इसमें मैं समझा तो कुछ पाऊंगा नहीं। ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, सही बात है। एट द टाइम ही प्रपोज द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम नोन नहीं था तब, वो बहुत पुरानी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो जब थॉमसन ने 1895 में जब मॉडल दिया तब शायद उसके आसपास शुरू हुआ, तो वो पहले की बात है। अब कह रहा है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ग्रुप 13 एलिमेंट E इज 4s1 4s2 4p1। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट P ब्लॉक इन द फिफ्थ पीरियड प्लेस डायगनली टू द E। अब डायगनली E के कैसे रखा है ये कैसे देखेंगे भाई, जरा देखना। अगर ये है तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ऐसा लिख लेते हैं। ठीक, 3d10 हो गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ तक हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ तक हो गए 30 और एक 31 हो गए, 31 हो गया। 31 हो गया कौन सा? एल्यूमिनियम, बोरॉन। एल्यूमिनियम के बाद आ गया क्या? गैलियम। और यहाँ बोरॉन के बगल में लिख लो कार्बन। कार्बन के बाद लिखो नाइट्रो। कार्बन के बाद क्या लिखोगे? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, और इसके बाद हमें टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा कितना? 14, ये हो गया 32 और ये हो गया कितना? 50। तो 50 वाले का लिख देते हैं। ठीक, 50 वाले का कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p2। काउंट कर लो जरा, 50 हो गए कि नहीं हुए? यहाँ तक हो गए कितने? 30 और ये हो गए 36, सॉरी 30 और ये हो गए कितने? 6, 36 प्लस 10 प्लस 4, तो ये कितना होगा? 50 होगा ना एग्जैक्टली। अब इतने पूरे को हम लिख सकते हैं क्या? क्रिप्टॉन। ये 36 है, 36 को हम लिख सकते हैं क्या? क्रिप्टॉन। तो लिखते हैं 4d10 5s2 5p2। तो ये बेसिकली हमें 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को पूछा गया, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया, स्टेटमेंट अलग तरीके से फ्रेम कर दिया। इसके लिए बच्चा लोगों पीरियोडिक टेबल जितनी ज़्यादा याद रहेगी उतना ज़्यादा आराम रहेगा। पीरियोडिक टेबल याद होना मस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि द मेटेलिक करेक्टर, असर्शन रीजन है, कह रहा है द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बिल्कुल बात सही है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर कम होता जाता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तो पहली बात तो सही लिखी हुई है। अगला क्या कह रहा है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज तो नहीं होती। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी रीजन गलत है, तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ P3 माइनस H2 माइनस। ये तो यार बच्चा सवाल आ गया। सबसे बड़ा कौन होगा, जिसपे सबसे नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा, तो P3 माइनस सबसे बड़ा हो गया, फिर कौन हो गया H2 माइनस, फिर क्या हो गया Cl माइनस। अब Cl माइनस के बाद क्या आ जाएगा K प्लस और उसके बाद Ca2 प्लस। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया P3 माइनस। तो आंसर इसका क्या मार्क कर देंगे, आंसर मार्क कर देंगे डी। और इसका रीजन तो वही है कि जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना साइज ज़्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना ही साइज छोटा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज बड़ा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज छोटा। ठीक है, तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल का भी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ये फिर से रिपीट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो